जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। आप सभी का सब्सक्राइब लाइक मुझे बहुत ज़रूरी है, बहुत ही पसंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल गुम्बज मैंने पहला प्रश्न, गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक में गोल गुम्बज स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल 30 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन होगा जिसका मैं डिटेल जरूरत पड़ेगा, उसका डिटेल भी बताऊंगा। टोटल 30 प्रश्न है आज, टोटल 30 क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी भीमसेन, ऑप्शन डी खफी खां। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल फजल है आईने अकबरी के लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन B6। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाली तृतीया त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। बाली तृतीय त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन सी उड़ीसा में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूरजकुंड झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा में सूरजकुंड झील स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी और किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृता शेरगिल का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए नर्तकी, ऑप्शन बी अभिनेत्री, ऑप्शन सी चित्रकार, ऑप्शन डी गायिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रकार है। अमृता शेरगिल कौन है? तो चित्रकार हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल समझ लें। अमृता शेरगिल कहाँ की है और कहाँ इनका जन्म हुआ है? ये तो भारतीय मूल की है, भारतीय हैं, भारतीय हंगरी भारतीय हैं। ये चित्र बनाने में, इनके चित्र में जो है भारतीय शैली और यूरोपीय शैली का संयोग है। भारतीय शैली और यूरोपीय शैली का संयोग है इनके चित्र में होता है। इनका जन्म हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। हंगरी में हुआ था 30 जनवरी 1913 में। और इनका निधन दिसंबर 1941 में लाहौर में पाकिस्तान में हुआ था। लाहौर यानी कि पाकिस्तान में इनका निधन हो गया था। इनके पिता जो थे भारतीय थे, इनके पिता भारतीय थे, इनकी माता हंगरियन थी, हंगरी की थी इनकी माता। चलिए इनके बारे में डिटेल हम लोग देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, नेकचंद सैनी का संबंध किस बाग से है? किस बाग से है यानी कि किस गार्डन से है? बाग मतलब बागवानी। ऑप्शन ए हैंगिंग गार्डन मुंबई, ऑप्शन बी रॉक गार्डन चंडीगढ़, ऑप्शन सी वृंदावन गार्डन मुंबई, ऑप्शन डी शालीमार बाग श्रीनगर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रॉक गार्डन चंडीगढ़ से संबंध है इनका नेकचंद सैनी जी का। नेकचंद सैनी जी के बारे में इनका थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं, इनके डिटेल से भी प्रश्न बन सकता है तो इनके बारे में समझ लेते हैं। ये जो नेकचंद सैनी है, चंडीगढ़ में इन्होंने पुरानी वस्तुओं कबाड़ से चुन चुनकर, कबाड़ में फेंकी हुई वस्तुओं को, जैसे पुराने स्विच हो गए, टूटी हुई चूड़िया हो गई, टाइल्स हो गए, इन सबको चुन चुन कर इकट्ठा करते थे और सुंदर सी आकृति बनाते थे। एक घाटी है चंडीगढ़ में, एक घाटी है सुखना झील के पास। सुखना झील के पास घाटी है, वहाँ ये बनाते थे। वहाँ आकृतियाँ, सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाकर जमा करते थे और अच्छी तरह से सजा कर रखते थे। सुखना कौन सी झील? सुखना झील, चंडीगढ़ के सुखना झील के पास। और उसी घाटी को 1976 में 1976 में रॉक गार्डन के नाम से खोला गया। 1976 में उसी घाटी को नेकचंद सैनी जी द्वारा ये तैयार की गई थी। रॉक गार्डन 1976 में से खोला गया था। 1984 में इनके जबरदस्त कार्य के लिए नेकचंद सैनी जी को पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है 1984 में। चलिए ये भी ध्यान रखिए, कब मिला है तो 1984 में मिला है पद्मश्री सम्मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में जाने से पहले आप लोगों का रिक्वेस्ट है,
अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आप लोगों को मेरी मेहनत आप लोगों को फ़ायदेमंद पहुंचा रहा है, तो आप लोग मुझे इस क्यूआर कोड के माध्यम से आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। चलिए ये, और थैंक्स बटन भी है, वहाँ से भी आप लोग थैंक्स बटन इनेबल भी हो चुका है। चलिए फ़ोनपे के क्यूआर कोड से आप लोग मुझे आर्थिक मदद पहुंचा सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। और आप लोग इस माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं कि कुछ वीडियो में जो मेंबर्स ओनली के लिए बनाऊंगा, तो मेंबरशिप वालों ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको स्पेशल वीडियो भी मिल जाएगा मेंबर्स ओनली के लिए। और थैंक्स बटन भी इनेबल है, थैंक्स बटन से भी यहाँ से वो लोग आर्थिक मदद पहुँचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके बारे में हम लोग डिटेल समझेंगे क्वेश्चन से भी। किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाज को अपनाया था? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन ने फारसी रीति को अपनाया था। इसने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथाओं को शुरुआत की थी, प्रथाओं को लागू किया था अपने दरबार में। क्या क्या नाम था? सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस, इन दोनों का शुरुआत किया था। और बलबन ने ही पारसी धर्म, पारसी जो नववर्ष है, पारसियों को जो नया वर्ष की शुरुआत नवरोज, जिसका नाम है नवरोज, इसकी भी शुरुआत बलबन ने ही की थी अपने शासनकाल के दौरान में। नवरोज की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, प्रियम्बल में, पथनिरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष, इन 3 शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 46वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 45वां, ऑप्शन डी 76वां। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया था, इन 3 शब्दों को, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। 42वां संशोधन, यह संशोधन कब हुआ था? यह प्रश्न भी बनता है। तो यह संशोधन 1976 में हुआ था। 1976 में यह संशोधन हुआ था। और प्रस्तावना में यही एकमात्र संशोधन है। प्रस्तावना में यानी कि उद्देशिका में, यानी कि प्रेम्बल में ओनली एक बार ही संशोधन हुआ, 42वां संशोधन 1976 में, एक बार भी। यह ध्यान रखिए, प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना कितनी बार संशोधन हुए हैं? तो एक बार संशोधन हुआ है, ओनली एक बार। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं, प्रियम्बल को कहते हैं। और अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, 1976 में हुआ था। तो अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है, संविधान का रीढ़ कहा जाता है अनुच्छेद 19 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1585, ऑप्शन बी 1575, ऑप्शन सी 1565, ऑप्शन डी 1560। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1565 में तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी। तो तालीकोटा की लड़ाई किनके बीच हुई थी? यह प्रश्न तो बन सकता है। और कहाँ हुई थी? तो तालीकोटा की जो युद्ध हुई थी बन्नीहट्टी नामक स्थान में, बन्नीहट्टी नामक स्थान में हुई थी। और कहाँ हुई थी, किनके बीच हुई थी? तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा एक ग्रुप में थे। तीन शासक थे, 3 साम्राज्य थे। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना एक तरफ थी और दूसरी तरफ थी विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध में यह संयुक्त लड़ाई हुई थी, तालीकोटा की युद्ध। कहाँ हुई थी? बन्नीहट्टी नामक स्थान या गांव में, बन्नीहट्टी नामक, याद रखिए बन्नीहट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में सबरीमाला स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी मुअज्जम, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी फर्रुखसियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुअज्जम था
औरंगजेब का उत्तराधिकारी। और मुअज्जम को और किस नाम से जानते थे? मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम को ही बहादुर शाह प्रथम या शाह ए बेखबर भी कहते हैं। शाह ए बेखबर भी मुअज्जम को ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर 14। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और यह बीबी का मकबरा किसका मकबरा है, यह प्रश्न बन सकता है। तो यह मकबरा, बीबी का मकबरा, औरंगजेब की पहली पत्नी है, यानी कि पहली रानी रबिया उद दुर्रानी का मकबरा है। रबिया उद दुर्रानी का मकबरा है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए त्रिगवेली, ऑप्शन बी यूथांड, ऑप्शन सी कुर्ट वाल्डहिम, ऑप्शन डी हैमर स्कलजोल्ड। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र महासंघ के प्रथम महासचिव थे। और त्रिगवेली 1946 में पद पर बैठे थे। 1946 में पद पर बैठे थे। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र 1945 में इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासंघ की। और 1946 में त्रिगवेली महासचिव बने थे, पहले महासचिव। और यूएनओ कि लोगों में जो होता है, लोगो आप लोगों ने देखा होगा यूएनओ का जो लोगो देखा होगा, तो उसमें जो पत्तियां होती है दो तरफ से, इस तरह से दो तरफ से पत्तियां होती है, जो पत्तियां निकली होती है, ये किसकी पत्तियां, किसकी डाली है? तो जैतून की डालियां हैं। जैतून, याद रखिए, किसकी डाली है, किसकी शाखाएं हैं? तो जैतून की शाखाएं हैं। और यूएनओ का यानी संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या? 5 भाषाएं हैं। 5 लैंग्वेज है। कौन कौन? अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज, अरबी और स्पेनिश। ये 5 भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र महासभा की। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 भाषाएं, ये भी ध्यान रखना है। 5 कार्यालयी भाषाएं यानी कि ऑफिशियल भाषा 5 है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज, अरबी और स्पेनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी मंगल। तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बुध, यानी कि मरकरी सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। डेसिबल शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी जल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि से संबंध है। डेसिबल शब्द का डेसिबल ध्वनि में मेजरमेंट किया जाता है, कितने डेसिबल का, डेसिबल इसका यूनिट है ध्वनि का, साउंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी का कथन है। महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, क्योंकि मैक्सिमम जो आबादी है गाँव में ही रहती है भारत की आबादी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी कहाँ से निकलती है, नदियाँ कहाँ से निकलती है, उसके बारे में भी इसी वीडियो में मैं डिटेल से बताऊंगा। चलिए देखते रहिए, वीडियो में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शांत घाटी, साइलेंट वैली बोलती हैं इंग्लिश में, शांत ही लिखा गया, साइलेंट वैली केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है, यानी कि
इलेक्ट्रिक आयरन को जो गर्म होता है उसमें कौन सा मेटल लगा होता है जिससे कि वो गर्म होता है और हमें करंट भी नहीं लगता है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी तांबा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाइक्रोम। जो मेटल है नाइक्रोम लगा होता है उसमें इस्त्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का युद्ध, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध, ऑप्शन डी चंदावर का युद्ध। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तराइन का युद्ध। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का युद्ध हुई थी। तराइन के 2 युद्ध हुए थे इनके दोनों के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। प्रथम जो तराइन युद्ध हुआ था 1191 में, 1191 में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। मोहम्मद गौरी हार गया था 1191 में। दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था, 1192 में, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे 1191 में। ये 2 युद्ध हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहला 1191, दूसरा 1192 तराइन का युद्ध। यहाँ रखिएगा तराइन का युद्ध, दोनों युद्ध तराइन का युद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे चंदावर का युद्ध, खानवा का युद्ध भी है उनके दूसरे के साथ हुआ था मोहम्मद गौरी का। डिटेल अगर बताएं जाओगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए जो जरूरी है उतना मैं बता रहा हूँ। दूसरे वीडियो में फिर उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लौंग क्या है? ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी सूखी पुष्प कलिका, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी बीज। तो इस प्रश्न का सही जो हो जाएगा ऑप्शन बी सूखी फूल कलिका है, यानी कली है, सूखी हुई कली है, पुष्प की कली है। लौंग यानी गरम मसाला में जो लौंग होता है उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। चलिए लौंग इलायची सुने होंगे नाम ना, वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, सारी डिटेल समझ में आ रही होगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर मेरी मेहनत और वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप लोगों को हेल्पफुल है, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको स्पेशल वीडियो आपको स्पेशल ओनली मेंबर के लिए मिलता रहेगा वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी वोल्टामीटर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सिंपल सा प्रश्न था, थर्मामीटर से ही मेजरमेंट किया। ताप जब बुखार उखार लगता है तो थर्मामीटर ही हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए मान्यखेड़, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी तंजौर, ऑप्शन डी धानेश्वर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कांची या कांचीपुरम। एक ऑप्शन में कांची भी रह सकता है या कांचीपुरम भी रह सकता है। पल्लवों की राजधानी कांची या कांचीपुरम में थी। और चोल साम्राज्य की राजधानी यहाँ नहीं लिखा। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी। और वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वीं सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ एसएससी के। सारे प्रश्न जितने मैंने बताया है सारे एसएससी में आए हुए प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न ही है, रिपीटेड होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वीं सत्र के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी लाल मोहन घोष, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी जॉर्ज यूल। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लाल मोहन घोष। आ रही बात समझ में सारी कुछ? चलिए लाल मोहन घोष कांग्रेस के 19वीं सत्र के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए फुगड़ी, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी मांच, ऑप्शन डी फगुआ। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फुगड़ी। फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति होते हैं। सभी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी। अब यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ सभी नदियों का डिटेल।
कहाँ से निकलती है, सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, पहला पॉइंट। थोड़ा इसे मैं पतला कर लेता हूँ, मोटा सा है। पहला पॉइंट हो गया। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के, ऑप्शन में कुछ भी रख सकते हैं, महाराष्ट्र महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। चलिए नेक्स्ट है गोदावरी। गोदावरी नदी नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, गोदावरी नदी। ठीक है, नासिक नदी गोदावरी, नासिक जो जिला है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न हम लोगों ने पीछे देखा था। और नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत ऑप्शन में रह सकता है। मैकाल पर्वत भी हो सकता है या अमरकंटक भी हो सकता है। तो अमरकंटक शिखर से निकलती है नर्मदा नदी। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा से निकलती है, ध्यान रखिएगा। ताप्ती सतपुड़ा से और नर्मदा अमरकंटक से, मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से, ऑप्शन में पश्चिमी घाट भी हो सकता है, ब्रह्मगिरी भी हो सकता है, जो कि कर्नाटक जिला में स्थित है, कर्नाटक स्टेट में पश्चिमी घाट में, या ब्रह्मगिरी के ताल कावेरी, स्थान का नाम है ताल कावेरी। ऑप्शन में कुछ भी रह सकता है, ये तीनों भी, पश्चिमी घाट भी हो सकता है, ब्रह्मगिरी भी हो सकता है, ताल कावेरी भी हो सकता है। यह स्थान से निकलती है कावेरी नदी। चलिए आज के लिए इतना ही। प्रश्न और सेशन कैसा रहा आप लोगों के लिए, कितना इंपॉर्टेंट रहा, कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, मेंबरशिप ओनली के लिए मेंबरशिप वीडियो भी बनेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।